साथियों, लोन डिफॉल्ट के मैटर में जैसा कि आप जानते हैं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूनिक जानकारियां दी जाती है और उन्हीं यूनिक जानकारियों के अंतर्गत आज हम सेक्शन 25 के नोटिस का पोस्टमार्टम करेंगे। जी हां, पोस्टमार्टम यानी कि टोटली चीरफाड़। साथियों, मेरे एक लाइव वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गांवों में खेतों के अंदर एक पुतला बनाया जाता है और उसको इंसान के कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि जंगली जानवर वहां नहीं आए और फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। सेम सेक्शन 25 के मैटर में आज की तारीख में वही चीजें हो रही है। लोन डिफॉल्ट हुआ, एक ईएमआई बाउंस हुई, 2 ईएमआई बाउंस हुई या ईएमआई बाउंस हुई नहीं, फिर भी सेक्शन 25 के नोटिस आ जाते हैं और सेक्शन 25 के नोटिस में धड़ल्ले से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कारण कि जो सेक्शन 25 के नोटिस आते हैं, भले ही उन पर एडवोकेट का मोनो हो, भले ही एडवोकेट के नाम लिखे हो, लेकिन उस नोटिस को देखने पर यही प्रतीत होता है कि वह एक स्वतंत्र एडवोकेट नहीं है, अपितु उन एनबीएफसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति है जिन्होंने इस नोटिस को टाइप किया है। मे भी पॉसिबल कि उन एडवोकेट्स के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करके कोई मंथली पे आउट दे रहे हो। ये बात आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेक्शन 25 का जो नोटिस होता है ना, सेक्शन 25 के नोटिस पर 138 एनआई एक्ट के जो नॉर्म्स है वह लागू होते हैं। लेकिन पिछले कई समय से हम नोटिस आते हुए देखते हैं। किस पे? व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, टेक्स्ट मैसेज के लिंक के रूप में। तो आज हमने सोचा कि आज हम एक नोटिस का पोस्टमार्टम तो करें कि क्यों ऐसे डरावने और इस तरीके के इलीगली कहूंगा मैं, पूरे गलत तरीके, बिना किसी लॉजिक के नोटिस भेजे जा रहे हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको भी हो सकता है ऐसा नोटिस आया हो, जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 25 ईएमआई बाउंस का केस होता है। अब आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आपने ईसीएस की परमिशन दी नहीं है तो आपको सेक्शन 25 का नोटिस कैसे आ सकता है? अगर भेज रहे हैं तो फ्रॉड है। आपने कोई चेक दिया ही नहीं फिर भी आपको 138 एनआई एक्ट का नोटिस आ रहा है तो फ्रॉड है। इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा साथियों, एक बात देखिएगा, कोई भी एडवोकेट जब लीगल नोटिस भेजेगा ना तो उसमें क्रॉस 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 के जो शब्द यूज नहीं करेगा, वो पूरा अकाउंट नंबर लिखेगा, क्योंकि नोटिस की पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि अकाउंट नंबर पूरा लिखा हुआ हो। लेकिन उनको पीछे के 4 डिजिट ही लिखने हैं। कारण कट कॉपी पेस्ट करना है, हजारों लोगों को भेजना है। अब सबके नंबर लिखने जाएंगे तो कब तक लिख पाएंगे? वैसे भी कानूनी कार्रवाई तो करनी ही नहीं ऐसे नोटिस भेज के। फिर तो व्हाट्सएप पे भेज दो चलता है, टेक्स्ट मैसेज में भेज दो चलता है, ईमेल कर दो चलता है, रजिस्टर्ड पोस्ट तो करना ही नहीं है। जबकि किसी भी केस के संज्ञान लेने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस की तामील होनी चाहिए। अब आपको अगर जो नोटिस भेजा जा रहा है उसमें अगर अकाउंट नंबर पूरा नहीं लिखा हुआ है तो आप मान सकते हो वो नोटिस फेक है। इसके बाद साथियों मैं ये कहूंगा कि जो भी नोटिस भेजा जाता है ना, वो ये होता है कि मैं इस कंपनी, इस संस्थान की तरफ से भेज रहा हूं, तो उस संस्थान का पूरा नाम और पता लिखा होना चाहिए। जो मैं नोटिस देख रहा हूं जिस भी एनबीएफसी का है, केवल एनबीएफसी का नाम लिख दिया और भेज दिया। जबकि होता क्या है, सेक्शन 25 का रिप्लाई जाता है उन एडवोकेट्स को और उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जिन्होंने इस नोटिस को भेजा है। तो वहां पर कंपनी का या बैंक का या फिर एनबीएफसी का नाम भी नहीं लिखा है, ना नाम लिखा है, एड्रेस लिखा ही नहीं है। तो यह नोटिस भी अविधिक है। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि यहां पर इनको ये डिटेल देनी पड़ती है कि लोन जो लिया वो कितनी राशि का लिया, किस पर्पस से लिया और उसके लिए ईएमआई कितनी निर्धारित थी। अब ईएमआई निर्धारित थी तो वो ईएमआई जो बाउंस हुई
वो कौन से सेक्टर में हुई, कौन से एरिया में हुई, ताकि उसके हिसाब से जुडिक्शन तय हो कि कौन से क्षेत्र में केस फाइल होगा। लेकिन आप सेक्शन 25 का नोटिस उठा के देखिए, वहां पर इस चीज का हवाला ही नहीं दिया जाता है कि ये ईसीएस बाउंस कहां से हुआ। एक बात बताइए, ईसीएस और एनएससीएच के जब मैंडेट सिग्नेचर होते हैं तो प्रत्येक स्टेट लेवल पर उनका एक सेंटर होता है। अब ऐसी स्थिति में राजस्थान का मैटर है तो राजस्थान का केस कलकत्ता में कैसे होगा? यानी कि कुल चीजों को क्लियरली मेंशन करते ही नहीं है। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं तो इनको 15 दिन का टाइम देना पड़ता है कि 15 दिन में आप इस पेमेंट को जमा करवाएं। लेकिन इस नोटिस के अंदर यदि वो कहते हैं कि नोटिस के खर्चे के बदले इतना पैसा जमा करवाओ, तो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सेक्शन 25 हो या फिर 138 एनआई एक्ट, जब नोटिस आता है तो जो निर्धारित ईएमआई है या चेक का अमाउंट है उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे की मांग नहीं की जाती है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि सेक्शन 25 का नोटिस भेजा गया है तो उसमें व्यक्ति को डराने के लिए ये इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की जानी चाहिए कि आपके मैटर में हम क्रेडिट ब्यूरो को यानी कि सिविल रिपोर्ट के लिए मेंशन करेंगे। अरे भाई, अगर आप सेक्शन 25 कर रहे हो, एक क्रिमिनल केस हमारे खिलाफ फाइल कर रहे हो, तो आपको हमको सिविल की अलग से धमकी देने की क्या जरूरत है? ये तो हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद आप इस मैटर में ये भी लिखते हैं कि इस मैटर में आप हमारे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करेंगे। अरे भाई, सेक्शन 25 के कौन से प्रोविजन के अंदर आप प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात करते हैं? कौन से प्रोविजन के अंदर आप प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी को अटैच भी करेंगे, सैलरी अटैच करेंगे और हम प्रॉपर्टी बेच देंगे, सैलरी से रिकवर करेंगे? ऐसी बातें सेक्शन 25 के केस में जब लिखी जाती है ना, तो वह उन वकीलों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसीलिए मैं खुले रूप से कहता हूं कि ये जो नोटिस होते हैं ये वकीलों के होते ही नहीं है, अपितु खरीदे गए सील और सिग्नेचर के साथ डमी डराने का एक तरीका है। और इसके साथ में पीछे के पीछे कलेक्शन मैनेजर का नंबर भी दिया जाता है कि भाई ये कलेक्शन मैनेजर है, आप इनसे कांटेक्ट करो और आप इनको पेमेंट जमा कराओ। अरे भाई, जब आपने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, 15 डेज का नोटिस दे दिया है, तो आपको किसी कलेक्शन मैनेजर का नंबर अंदर मेंशन करने की जरूरत का है? यानी कि सेक्शन 25 के प्रोविजन का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है, बस डराने का कोशिश किया जा रहा है। और एक दिन में एक ही नोटिस हजारों लोगों को भेजा जा रहा है। इसी तरह के नोटिस भेजे जाते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। बीच आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे देख रहे होंगे या व्हाट्सएप चैनल आपने फॉलो किया होगा तो देखा होगा कि कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ये लिखने लगी है कि 45 मिनट के अंदर पुलिस कमिश्नर जो है वो आपके एरिया में आएंगे और आपके घर की विजिट करेंगे। अब इन एनबीएफसी कंपनियों के लिए रिकवरी के लिए क्या कमिश्नर साहब अपने दफ्तर से निकलेंगे और आपके घर पे गाड़ी लेके आएंगे, भाई पेमेंट जमा करा दो नहीं तो उठा के अंदर डाल दूंगा? कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है एनबीएफसी कंपनियों की कुछ रिकवरी एजेंट्स। और मैं ये कहूंगा कि इनका लीगल डिपार्टमेंट भी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ चुकी है, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनकी कोई वर्थ और कोई वैल्यू नहीं है, और इस कारण हमको आज पोस्टमार्टम करना पड़ा ऐसे नोटिस का। अरे सेक्शन 25 का नोटिस है, 2 करके जो लोनी है उसका नाम लिख दिया, बैंक का नाम और एड्रेस लिख दिया, और उसके बाद इतने का लोन था, इतनी ईएमआई थी, इस तारीख को बाउंस हुई, 30 दिन के अंदर नोटिस भेजना है, नोटिस भेज दिया, 15 दिन के अंदर पेमेंट करो नहीं तो सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट होता ही नहीं है। तो आप भी देख लीजिए कि आपको भी ऐसा नोटिस आया है। अगर ऐसे नोटिस आए हैं ना, तो एक बात कहूं मैं, वो दिमागी दिवालियापन है कि जिसमें ऐसे एक्स्ट्रा कंटेंट लिखे जाते हैं, और ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने पर अगर ये कोई केस फाइल भी करते हैं ना और अच्छी तरीके से पेड भी कर लो, ये केस खारिज हो जाते हैं, यहां तक कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे खारिज हो जाते हैं। साथियों, ऐसा कोई भी फर्जी नोटिस आएगा ना, हम उसका खुला पोस्टमार्टम करेंगे, खुला, बिल्कुल। और ऐसी बेबाक आवाज सुनने के लिए, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल को फॉलो जरूर करें। और आपको भी ऐसा नोटिस आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।